हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो लास्ट क्लास में हमने जो है अपनी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट की थी। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Wave optics. So what is wave optics? Wave optics is that branch of physics which deals or study with the phenomenon related to the wave, like this: interference, diffraction and polarization. जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग करने से पहले ऑप्टिक्स की, आपके पास ऑप्टिक्स टू टाइप्स की होती है, डेट इज़ रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है आपके पास फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स। और जो आपके पास रे ऑप्टिक्स होती है वो ज्योमेट्रिकल होती है, क्योंकि हर जगह आपको रे डायग्राम स्ट्रो करने होते हैं। तो लाइक अ ज्योमेट्री, जहाँ पर भी आप ज्योमेट्री मैथ्स में मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री चैप्टर होता है, तो उस चीज़ को स्टडी करते हो, इसीलिए उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। सो वेव ऑप्टिक्स क्या हो जाएगी आपके पास, डिफाइन कैसे करोगे? इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ physics which study the phenomenon like interference, diffraction and polarization by considering light as a wave. वो ब्रांच फिजिक्स की जो डील करती है, स्टडी करती है किसको? वेव ऑप्टिक्स को। किसके थ्रू? इन फिनोमिनन्स के। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो फिनोमिनन तो आपके पास किसने स्टडी किए थे? बाय कंसिडरिंग वेव एज अ पार्टिकल। और ये किस में आए थे आपके पास? रे ऑप्टिक्स में। सो वेव ऑप्टिक्स में आपको तीन फिनोमिनन पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और इन सब को पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय कंसिडरिंग वेव। और इसको सबसे पहले दिया था आपके पास हाइगन्स ने, HUYGENS, हाइगन्स। उसके बाद इसे फ्रेशनल ने स्टडी किया था, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। और अब भी आपके पास सिर्फ जो है सिलेबस में वो आपके पास है हाइगन्स प्रिंसिपल, जो कि इंटरफेरेंस से पहले आएगा, देन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन जो है वो डिलीट हो चुका है सिलेबस 2022 एंड 23। इस सेशन में जो है पोलराइजेशन को आपका डिलीट कर दिया गया है कंप्लीट। इसमें से भी कुछ आपके पास डेरिवेशन पार्ट कटा हुआ है, जो हम अभी स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। सो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। हाइगन्स प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम जो है वेव फ्रंट पढ़ते हैं। पहले जो वेव ऑप्टिक्स का बेसिक है, उसके बाद हम हाइगन्स प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हाइगन्स प्रिंसिपल और वेव फ्रंट। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? सिंपल डेफिनेशन है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। वेव फ्रंट के बिना आप वेव ऑप्टिक्स को पढ़ ही नहीं पाओगे। व्हाट इज वेव फ्रंट? जैसा कि आपका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, वेव, वेव का फ्रंट कैसा होगा? कंसिडर करो, इसके लिए एक रूम में लाइट है, कंप्लीट रूम है आपके पास, उसमें आपने लाइट को ऑन किया है। अब आप उस रूम में जो है पार्टीशन लगा दो। आपने जिस तरफ लाइट है, बल्ब लगा हुआ है, उधर आपने पूरे रूम में जो है पार्टीशन लगा दिया हाफ में। अब आप क्या करो, एक तरफ लाइट रहेगी, एक तरफ डार्कनेस हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा होगा, क्योंकि एक तरफ जिस तरफ बल्ब लगा होगा उसी तरफ लाइट रहेगी। तो अब आपने जो पार्टीशन लगाया है उसमें इस तरह से होल कर दो, ठीक है? आपने स्क्वायर टाइप का होल कर दिया। अब मुझे ये बताओ, जो रूम जिसमें डार्कनेस थी, अंधेरा था जिस पार्ट में, उसमें कैसी लाइट आएगी? स्क्वायर में से ही आएगी सिर्फ। तो आपको एक स्क्वायर की तरह ऐसे लाइट दिखेगी, लाइक अ स्क्वायर। इसके अलावा आपको कोई लाइट नहीं दिखेगी। तो डेट मीन्स जो ये वेव है इसका फ्रंट कैसा हुआ? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन ही बोल सकते हो ना, दो एक्सिस से मिलके जो बनता है उसे प्लेन बोलते हो, प्लेन वेव फ्रंट।
अब आपके पास अगर स्फेरिकल आप होल कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, देन ये कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा, स्फेरिकल। नेक्स्ट आपके पास जो है ट्रायंगुलर कर सकते हो, तो ट्रायंगुलर वेव फ्रंट हो जाएगा। एनी वेव फ्रंट यू कैन ड्रॉ और यू कैन कट द शेप इन एनी वेव फ्रंट इन एनी फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है, किसी भी तरह की स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, एनी 2D शेप आप कोई भी ले सकते हो। तो दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। तो अब वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन होती है क्लियर कट, वो क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस लोकस of all points vibrating in same phase or same plane of a medium। एक मीडियम के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं उन सब का लोकस, जैसे देखो ये स्फेरिकल है, यहाँ पर पॉइंट होगा तो ये अपने आसपास इसी तरह के पॉइंट बनाएगा इस तरह से, तो इन सब को आप ज्वाइन कर दोगे। लोकस होता है उस पाथ को इस तरह से आपने कवर कर दिया, कर्व बना दिया। यहाँ पर लोकस देखो आपके पास स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। डेट मीन्स वेव फ्रंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि वेव है, वेव का कैसा फ्रंट है, डेट इज नोन एज वेव फ्रंट। इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार पॉइंट, बीच में कट तो नहीं होंगे, शेप जो होगी रेगुलर होगी। लोकस मीन्स उनको आपने ज्वाइन करना है, डॉटेड नहीं छोड़ोगे। ऑफ ऑल पॉइंट जो भी वाइब्रेट हो रहे हैं सेम प्लेन में, जो भी आपने प्लेन लिया है उसमें आपके वाइब्रेट हो रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। Next types of wavefront। Types of wavefront। wavefront आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल, स्फेरिकल wavefront। सेकेंड इज cylindrical wavefront। थर्ड वन इज प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे होगा, कोई भी एक पॉइंट लो, ये आपको याद होना चाहिए, यू हैव अ पॉइंट। अब मुझे ये बताओ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की जो लाइट होगी, इस पॉइंट से आप पास कर रहे हो, तो इसकी पॉइंट की जो लाइट होगी वो सारी डायरेक्शंस में जाएगी, इस तरह से जाएगी, हर एक डायरेक्शन में जाएगी। तो डेट मीन्स कि अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर आपको एक स्फेयर मिलेगा, सर्कल मिलेगा, आपको लाइट मिलेगी एक सर्कल की फॉर्म में। एक पॉइंट जहाँ भी होगा तो सर्कल की फॉर्म में लाइट मिलेगी। दिस वेव फ्रंट इज नोन एज स्फेरिकल। कि कभी भी आपके पास एक पॉइंट सोर्स होगा तो पॉइंट से हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही जनरेट होगा। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल। अब मुझे ये बताओ, आपके पास डॉटेड है, इस तरह से डॉट डॉट मिला के आपने एक लाइन बना दी, हर एक डॉट जो होगी वो सर्कल देगी, सर्कल वाला वेव फ्रंट देगी, स्फेरिकल। अब इन सब को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास एक क्या बन जाएगा, सिलेंडर, सिलेंडर बन जाएगा पूरी लाइन पे। तो लाइन को क्या मान सकते हो कि सर्कल्स का कॉम्बिनेशन है। अब आपके पास सर्कल्स को जब ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी, डेट इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कि सिलेंडर की फॉर्म में आपको मिल गया ये। सो इस तरह का वेव फ्रंट जो होगा डेट इज नोन एज सिलेंड्रिकल। प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा आपके पास, जब भी आप कभी दूर, कहीं दूर से लाइट देखोगे तो पैरेलल रेज आती है, आपको पता है इन्फिनिटी से, उनका जो वेव फ्रंट होगा उस टाइम पे ये पॉइंट और ये लाइन सारी मिलके आपके पास एक प्लेन की फॉर्म में वेव फ्रंट देंगी, लाइक XYZ, जैसा मैंने ड्रॉ किया था इस तरह का। ऐसे एरो दिखा सकते हो आप। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, स्क्वायर बना के इस तरह से स्क्वायर बनाना इसको कंप्लीट, ठीक है। अब वेव फ्रंट जो है आपके पास डाइवर्जिंग भी हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है। डाइवर्जिंग कब होगा, जैसे ये पॉइंट है आपके पास, ये रेज आपके पास दूर जा रही है, एक पॉइंट से रेज जो है दूर जा रही है, तो उस केस में आपके पास वेव फ्रंट यहाँ पे स्फेयर बना होगा, छोटा सर्कल, उसके बाद बड़ा सर्कल, इस तरह से। तो ये जो होगा ये आपके पास कौन सा वेव फ्रंट हो जाएगा, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग क्या होगा, जब रेज आपके पास एक पॉइंट पे मीट अप होंगी, लाइक दिस, कि दूर से रेज आ रही है और वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है, तो इस केस में आपके पास वेव फ्रंट तो बनेगा स्फेरिकली, लेकिन कौन सा होगा ये, कन्वर्जिंग। क्लियर? सो लेट अस रिवाइज दीज
टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट देखो क्या होता है, एक पॉइंट से जब भी आपके पास लाइट जो है एक पॉइंट से निकलेगी तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगी। हाउ इट विल जनरेट, आप देखो एक पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में लाइट जाएगी, हर एक डायरेक्शन में लाइट जाएगी तो आपके पास क्या होगा, वो सर्कल फॉर्म करेगा। एवरीथिंग जो भी कवर होगी वो सर्कल कवर करेगा, तो उसे बोला जाता है स्फेरिकल। इसे सर्कल क्यों नहीं बोला गया, स्फेरिकल क्यों बोला गया, इसके पीछे भी रीज़न है, आपको पता है। लाइट ऐसा तो नहीं होता सिर्फ बाउंड्री पे दिखती है, आपने ये होल छोड़ दिया, अब इस होल के यहाँ लाइट होती है, बीच में भी होती है ना, पूरी बीम पे लाइट आती है, तो इसे बोला जाता है कि स्फेरिकल है, 3D शेप को कवर करेगा, 2D नहीं। नेक्स्ट आपके पास सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में आपके पास जब बहुत जो सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो लाइक अ लाइन, तो आपके पास क्या होगा, सिलेंडर फॉर्म होगा, क्योंकि आपके पास एक एक जो है स्फेयर को इकट्ठा करोगे तो सिलेंडर बन जाएगा। आप ऐसे रख भी सकते हैं, एक स्फेयर के ऊपर दूसरा स्फेयर, तीसरा स्फेयर, ऐसे एंड सो ऑन। स्फेयर्स को आप ऐसे रखोगे स्टैक्स की फॉर्म में, तो आपके पास लाइक आप कैरम की गिटियाँ रख सकते हो, तो आप देखते हो क्या बनता है, सिलेंडर। डेट इज़ नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी से जब भी रेज आएंगी वो प्लेन वेव फ्रंट देंगी। कन्वर्जिंग कब होगा, जब पॉइंट से एक उस पर मीट होंगी, लाइक फोकस पे मीट होती है जब आपके पास कन्वेक्स मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करते हैं, तो एक पॉइंट पे फोकस पे मीट हो जाती है, तो वहाँ पर कन्वर्जिंग है। कनकेव में आप देख सकते हैं दूर होती है रेज, वर्चुअल फोकस आप ड्रॉ करते हो, एक्चुअल में फोकस नहीं होता वो, तो आपके पास कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें जो है डाइवर्ज होती है, डेट इज नोन एज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। So this was all about wave front. Clear? So next let's start with the Huygens principle, जो पेपर में वेव फ्रंट से पहला क्वेश्चन बनता है। वेव फ्रंट से या फिर वेव ऑप्टिक्स से आप बोलोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन हाइगन्स प्रिंसिपल। कुछ भी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइगन्स प्रिंसिपल। So what is Huygens principle? It is purely a hypothetical concept. Theoretical concept. Hypothetical means theoretical concept है, इसके लिए आपके पास कोई practical proof नहीं है, ऐसा सिर्फ माना गया है, ठीक है। It gives us two assumptions. कई बार पेपर में डायरेक्ट आता है कि हाइगन्स की जो assumptions हैं वो क्या है, दो assumption देता है ये आपके पास क्या क्या है। देखो फर्स्ट assumption, आपके पास टू assumptions को डिफाइन करने से पहले आपको जो है ये लिखना होगा, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट assumption, आप इसके एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे। एवरी पॉइंट on a wave front called primary wavefront, called primary wavefront, acts as a fresh source of disturbance, and produce secondary wavelets, which moves with same speed of light in the medium. सेकेंड पॉइंट ये है आपके पास, व्हेन वी जॉइन these secondary wavelets we get a new wavefront, new
wave front called secondary wave front. Traveling in forward direction. देखो, इसको समझने के लिए पहले आप एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये आपके पास एक सोर्स है, ठीक है। यहाँ से मुझे बताओ कैसा वेव फ्रंट आएगा, स्फेरिकल आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा मान लेती हूँ स्फेरिकल, एक्सप्लेन करने के लिए। ए बी मैंने इसको वेव फ्रंट को नाम दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ क्या होगा, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, लाइक ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, आपने ऐसे 6 पॉइंट्स मान लिए, तो आपके पास डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पर ये सारे ऐसे डिस्टर्बेंस करके एक पॉइंट बना देंगे इस तरह से, और कर्व बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास डिस्टर्बेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, लाइक दिस। सो अभी इन सब को ज्वाइन कर ले, इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये छोटे छोटे जो मैंने डॉटेड बनाए सेकेंडरी वेवलेट्स है। अब इनको ज्वाइन करोगे आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इन सब को ज्वाइन करने से सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो था रेड वाला, इसे बोला गया है प्राइमरी वेव फ्रंट। इसे देखो, दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वेव ऑप्टिक्स का। ये स्टेट करता है कि आपके पास जो है लाइट एज अ वेव मानते हो, बट ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। सो इसीलिए इसने जो है अजम्पशंस दी हैं, ना कि पोस्टुलेट्स। हम इन्हें अजम्पशंस बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, व्हाट आर द 2 अजम्पशंस ऑफ द हाइगन्स प्रिंसिपल। इसके लिए आप क्या करोगे, 2 पॉइंट्स जो इसने अजम्पशन दी है उनको एक्सप्लेन करने से पहले ये लाइन लिखोगे, डेट इट इज अ प्योरली हाइपोथेटिकल, या फिर आप इसकी जगह थ्योरेटिकल वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो कि जो भी आपने वेव फ्रंट माना है प्राइमरी, जैसे एक पॉइंट आप पत्थर ले लो, उस स्टोन को आपने क्या किया, पानी में फेंक दिया, तो स्टोन यहाँ पर था, इसको आपने फेंक दिया, फेंकने के बाद ऐसे कर्व्स बन गए, इन्हें बोला जाता है रिपल्स। रिपल्स बन गई है आपके पास, ठीक है, रिपल्स फॉर्म हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, ये रिपल्स बने कैसे। पहला जो था ये स्टोन था, इसने तो चलो एक वेव फ्रंट तो बना दिया अपना, इसको बोला गया प्राइमरी, क्योंकि स्फेयर बनेगा, आपको बताया मैंने, पॉइंट सोर्स होगा आपके पास, जब भी पॉइंट की तरह ऑब्जेक्ट होगा तो स्फेरिकल बनेगा, ये तो बन गया। अब नेक्स्ट कैसे बनेगा, तो नेक्स्ट बनाने के लिए मैं ये मान सकती हूँ कि जितने भी आपके पास ये प्राइमरी पे जो पॉइंट्स आए हैं इस सर्कल पे, ये दूसरे पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये अपने आसपास वाले सभी जो भी वहां पर पानी था उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करके इसने क्या बना लिए, डिस्टर्ब करने वाले पॉइंट्स का नाम दिया गया है यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला गया इन्हें, सेकेंडरी वेवलेट्स। जो आपके पास डिस्टर्ब करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ किया, तो ये डिस्टर्ब करने के बाद जो पॉइंट बने हैं ब्लू से ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स, नोट्स वेव फ्रंट। वेव फ्रंट नहीं बोला मैंने, पॉइंट्स को तो सिर्फ वेवलेट बोलोगे कि इसने डिस्टरबेंस कर दी अपने आसपास। अब वो पॉइंट कैसे मूव करेंगे, विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जैसे स्पीड जो लाइट की होती है उसी से मूव करेंगे मीडियम के अंदर। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो डिस्टर्बेंस इसने क्रिएट की है, अगर मैं उन पॉइंट्स को मिला दूं, तो मिलाने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, जिसे बोला जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इस कर्व को मिला के आप डॉटेड ही दिखाना, मिला के मैंने देखो थोड़ा बहुत दिखाया आपको, वैसे नया वेव फ्रंट बन जाएगा। अगर आप मिला के दिखाते हो तो दूसरे कलर से दिखाना, क्योंकि आपको प्राइमरी अच्छे से दिखाना है पहले, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मैंने ये बोला कि ये सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। बहुत देर बाद अगर आप देखोगे तो लाइट की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है, सी की। इसका मतलब कुछ देर के बाद ये जो है प्राइमरी, बहुत देर बाद जब मैं इसे देखूंगी तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट बन जाएगा, ए बी, और ये ए डैश बी डैश। बट अब आपके पास जो है सेकेंडरी में जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनता है, कभी भी रिवर्स में नहीं बनता। इसको आप रब कर सकते हो, बट दिखाने के लिए इतना ठीक है। यहां पर इसको लिख दो, बैकवर्ड वेव फ्रंट नॉट पॉसिबल, फ्रंट नॉट पॉसिबल।
बैकवर्ड कभी भी लाइट नहीं जाती, लाइट को आप मान के चलते हो कि वो फॉरवर्ड जा रही है, तो जितने भी ये पीछे वाले, लेकिन डिस्टर्बेंस तो ऐसी होती है, बट यहाँ पर उसको नहीं लिया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन है ये। आप बैकवर्ड में वेव फ्रंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये दिखा जरूर दिया मैंने, यहाँ पर लिखा है कि बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी ये बैकवर्ड वाला पॉसिबल नहीं है, A डैश B डैश पॉसिबल है। क्लियर? सो ये हाइजेंस प्रिंसिपल था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसको लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल लिखवा देती हूँ। ये सब लिख लिया? ओके, सो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखवा ही देती हूँ मैं आपको, क्या लिखना आपको इसमें। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे कंसीडर अ पॉइंट सोर्स S पॉइंट सोर्स है, such that it gives us spherical wavefront called AB. Now, according to Huygens principle, all points such as, क्या माने वो पॉइंट 1 2 3 एंड सोन भी ऐसे डॉटेड डॉटेड छोड़ सकते हो कि आगे जाएगा ये वेव फ्रंट, ठीक है, डॉटेड डॉटेड छोड़ सकते हो आप। सच डेट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स in forward direction fresh source of disturbance called secondary wavelets propagating word use करो, propagating in forward direction with the speed of light and after join करने के बाद इनको joining these secondary wavelets we get a curve called secondary wavefront. And we do not get any backward wave front. ठीक है, वेव फ्रंट आपको बैकवर्ड नहीं मिलेगा। नाउ आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, C इंटू T, इट फॉर्म्स और गिव्स अ प्राइमरी वेव फ्रंट that is shown in figure. क्लियर? फिगर जो भी आप इसको नाम दो, लेट्स से कि फिगर ए मान लिया मैंने इसको, तो ये फिगर ए हो गया। क्लियर? क्या बोला है देखो मैंने, कंसीडर अ पॉइंट सोर्स, आपने एक पॉइंट सोर्स कंसीडर किया सच डेट की वो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट दे रहा था, उसको मैंने ए बी नाम दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी इस पर पॉइंट है मैंने इनको रिप्रेजेंट किया 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये सारे पॉइंट जो है डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेंगे और अपने आसपास जो है सेकेंडरी वेवलेट्स बना लेंगे। इन डिस्टर्बेंस को बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि चल रहे हैं किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट। नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग, जब इनको ज्वाइन करती हूँ मैं वेवलेट्स को, आपके पास एक नया कर्व बनता है जिसे बोला जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। एंड आफ्टर डेट वी हैव टू राइट कि ये जो है बैकवर्ड वेव फ्रंट आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। नाउ आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस C क्रॉस T, आपके पास जो डिस्टेंस है ये कैसे आता है, स्पीड वाले फॉर्मूले से आता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। इट फॉर्म्स और गिव्स अ प्राइमरी वेव फ्रंट, जो कि आपके पास गिव्स अ प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट लिखो यहाँ पे, बाद में आपके पास प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है ना ये आपको,
यहाँ पर लिख सकते हो प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, एज शोन इन फिगर ए। सो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। हो गया नोट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन that this principle is correct or can be used further, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल लिया है क्या ये सही है? अब हाइगन्स प्रिंसिपल सही है या नहीं है, आपने कोई बात कही, अब वो सही है या नहीं, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा और आप उसे मान लोगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पास हाइगन्स प्रिंसिपल जो है इसका प्रूफ लिया गया कि इसे हम लाइट के फिनोमिनन में यूज कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या किया आपने, इससे पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ा है और रिफ्रैक्शन पढ़ा है। सो हमने क्या किया, हाइगन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करके देखा कि क्या ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। अगर एक्सप्लेन करता है तो इसे आगे यूज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम इससे एक्सप्लेन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स या फिर वेव थ्योरी भी आ सकता है, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल या फिर क्वेश्चन में सीधा वेव थ्योरी भी आ सकता है, क्योंकि ये वेव थ्योरी ही है आपके पास। वेव थ्योरी पूछी जाए तो वो हाइगन्स प्रिंसिपल ही है। इसके लिए आप क्या करो, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है तो एक मिरर लेना होगा। लेट्स से कि ये मिरर है आपके पास एम डैश, ठीक है, कोई भी मिरर है। अब आप इसके ऊपर कोई भी रे डाल दो। लेट्स से कि आपने ये रे इंसिडेंट करवाई है, ये रेज आपने इंसिडेंट करवाई है और ये ए बी जो है इसका वेव फ्रंट होगा। अब आप पूछोगे कि ये रेज जो है आपके पास 1 2 3, ये जो आपने इंसिडेंट करवाई है, मैंने ये आगे क्या ड्रॉ कर दिया, ये देखो क्या है, लाइट रेज दूर से कहीं से आ रही है, वो फ्रंट है, वेव का फ्रंट है। अब मेरे पास ये पूरी बीम आ रही है ऐसे हाथ से, तो मिरर से ये टच हो गई, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर टच, जहां पर भी ये मिरर की एक रे टच हुई है तो मैंने वहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये देखने के लिए कि इसका फ्रंट कैसा, जहां पर तीनों रेज ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब अगर मैं आगे लेती तो ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर जाती, ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर जाती, इसीलिए मैंने क्या किया, ये वेव फ्रंट बोलते हैं इसको, ए बी क्या है इसका वेव फ्रंट, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, इसने जो है ए बी वेव फ्रंट है, अब थोड़ी देर के बाद ये फॉरवर्ड चला जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, किस स्पीड से जाएगा, सी इन टू टी से। तो थोड़ी देर के बाद आपके पास ये ए तो यहाँ आ गया, लेकिन ये वाला जो है ये आपके पास आगे चला जाएगा। लेट्स से कि ये आपके पास ए डैश पॉइंट पे मीट हो रहा है, कौन सा पॉइंट है ये, ए डैश, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी आपके पास मीटअप होगा, इसको मैं मान लेती हूँ बी डैश, ठीक है। ये बी डैश मानो लास्ट पॉइंट था, नहीं ऐसे भी ठीक है, इसको ए ही मानो आप, ए डैश पॉइंट, और ये आपके पास हो गया बी डैश पॉइंट। बी डैश की जगह अगर मैं इसको डी मान लेती हूँ तो ये डी डैश हो जाएगा। इनसे बिल्कुल डिफरेंट रखते हैं कि बाउंड्री वाले जो हैं ए डैश हो जाएगा, और ये जो बीच वाला हो जाएगा आपके पास ये डी हो जाएगा और डी डैश हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपके पास क्या होगा, जैसे ही ये इससे टकराती है यहाँ पर ए बी, ये आपके पास बन गया ये सी इंटू टी डिस्टेंस में, यानी कि आपके पास जो ये डिस्टेंस है ए डैश बी, ये कितना है, सी इंटू टी है। कैसे पता लगा, स्पीड वाले फॉर्मूले से कि इतना ही डिस्टेंस इसने इतने टाइम में ट्रेवल किया है। अब इसने थोड़ी ट्रेवल किया है, ये भी तो ट्रेवल करेगी, ये भी ट्रेवल करेगी, तो इसका मतलब ट्रेवल करने के बाद आपके पास क्या होगा, सभी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो ये ए डैश है, ये डी डैश है, ये ए है, ये वाली सारी रेस जो है, अगर मैं इसको सर्कल मान लूँ, यहाँ पर इसको आर्क मान लूँ, ए डैश को, इसको जो है मैं रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ कि इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए सबका सेम, ऐसा ही होगा। तो वो डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस है ए डैश बी, तो ए डैश बी को मैं क्या मान लूँ, सर्कल मान लूँ, तो यहाँ पर एक आर्क बना सकती हूँ,
मैं ये मान रही हूँ, देखो सर्कल आपके पास क्या होता है, जिसकी रेडियस क्या होती है, सेम होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अब इसने अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये पूरी रेडियस मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ। सर्कल ड्रॉ करने से क्या होगा, मेरे पास आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस तरह से ये सभी रेज आ जाएंगी आपके पास। और ये जो वेव फ्रंट आएगा, ये एक और वेव फ्रंट जो आपके पास रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट का आएगा, ये 1 डैश होगा। कौन सी है, ये फर्स्ट वाली है। ये 3 डैश है, ये 2 डैश है, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया। इसको समझने के लिए देखो दोबारा से मैंने क्या किया है, इंसिडेंट किया एक वेव फ्रंट ए बी। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं ये तो नहीं कह सकती, आपको तो पता है कि रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएंगी, आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि लाइट सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना है। तो उसने ये बोला कि जो ये वेव फ्रंट था, ये C × T डिस्टेंस में ए डैश पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये ए डैश पे पहुंच गया तो ये रुके थोड़ी रहेंगे, ये वाले पॉइंट भी जाएंगे। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, जितना ये था इसको रेडियस लेके यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर ली। ये वाली आर्क हो गई आपके पास। ये आर्क ड्रॉ करते ही मुझे एक तरह से सर्कल मिल गया। फिर मैंने क्या किया, सारी लाइंस को ज्वाइन कर दिया इसी डिस्टेंस पे कि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सभी की आर्क हो गई। क्लियर। तो ये मैंने देखा कि नया वेव फ्रंट आ गया, ए डैश बी डैश। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये एंगल आई बन जाएगा। बट ये तो आई सिर्फ एक रे का बना, पूरे वेव फ्रंट का आई, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल है। इसी तरह से पूरा एंगल रिफ्लेक्ट होने के बाद है, तो ये आर मान सकती हूँ मैं। ये आपको पता है कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो इसको लिखने के लिए देखो कैसे, ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कौन सा था, ए डैश बी जो है आपके पास C × T है। इसको लिखते हैं बाद में, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको लिखना। कंसिडर अ वेव फ्रंट, सीधा वेव फ्रंट लिखना, ए बी इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। मिरर का क्या नाम है, M डैश, सच डेट आफ्टर टाइम T टाइम के बाद इट कवर्स अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया, C × T एंड मीट्स एट पॉइंट A डैश ऑन द मिरर। मिरर पे ए डैश पॉइंट पे ये मीट की, डेट इज क्या मानोगे अब आप, ये कितना डिस्टेंस है आपके पास, ए डैश बी जो है वो किसके इक्वल है, C × T। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली वी गेट अ न्यू वेव फ्रंट, न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलो इसको, न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आप पूरा कंप्लीट वेव फ्रंट लिखना, W मत लिखना। ए बी डैश मिला बाय कंसिडरिंग ए डैश बी एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ आर्क। सो कौन सा डिस्टेंस होगा, ए बी डैश भी जो आपके पास होगा वो भी कितना हो जाएगा, C × T। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ये वाला डिस्टेंस भी C × T होगा ना, क्योंकि जितना इस पॉइंट ने कवर किया उतना इसने किया होगा। तो आपके पास ए बी डैश भी कितना होगा, C × T होगा। क्लियर। नाउ यहां तक लिखो पहले से, कंसिडर अ वेव फ्रंट ए बी, पूरा वेव फ्रंट आपने इंसिडेंट किया है मिरर के ऊपर, सच डेट की T टाइम के बाद जो है इसने डिस्टेंस कवर किया C × T, और ये आपके पास ए डैश पॉइंट पे मीट हो गया। अब जो ये वाला डिस्टेंस आपके पास C × T है ट्राइंगल में, सिमिलरली अब ये डिस्टेंस A × T है, तो ये भी A × T होगा, क्योंकि जितना इसने कवर किया होगा उतना इसने कवर किया होगा। अब आपके पास जो है इन ट्राइंगल्स को कंसीडर करके देखो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप निकाल पाते हो। अगर निकाल सकते हो तो हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। क्लियर। ना समझ में आए किसी को तो अभी के लिए ऐसा कर सकते हो कि इंसिडेंट किया वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड रेज निकाल दी, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, 90-90 एंगल आ जाएंगे। और ये एंगल जितना बनाएगा इंसिडेंट के साथ वो आई होता है, ये आर होता है। अभी के लिए अगर आप याद करना चाहते हो तो, वैसे रिफ्लेक्शन को आपको प्रूव करना है, लेकिन किसी को पहले से भी पता है कि रिफ्लेक्शन तो I = R होता है, उसके लिए जितने एंगल से इंसिडेंट हुए उतने से तो रिफ्लेक्ट होंगी। सो अब करो,
नाउ कंसिडर ट्राइंगल, कंसिडर करो ए डैश बी। इसमें आप मुझे ये बताओ, एंड दूसरी ट्राइंगल भी ले लो साथ ही, ए डैश बी डैश। एक ये वाली ट्राइंगल ली है कि ये वाली ट्राइंगल ली है, क्या है ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश जो है वो 90 डिग्री है दोनों में, और जो आपके पास ए बी है, ए डैश बी इज इक्वल टू बी डैश ए। अभी बताया मैंने सी इंटू टी है। दो आपके पास जो है ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके पास। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो दैट इज ट्राइंगल ए डैश बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश। दिस गिव्स अस, कॉन्ग्रेंट होंगी तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये किसका होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेंस प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, सो हाइगन्स प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड फर्दर। ठीक है, इसे आप फर्दर यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल ली, दो एंगल 90 डिग्री थे आपके पास, ये डिस्टेंस सेम था, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई तो आई और आर भी इक्वल होगा आपके पास। अब मुझे ये मत बोलना कोई कि ये नॉर्मल के साथ आई तो इतना एंगल था और ये कंप्लीट एंगल आई क्यों लिया। आप वेव फ्रंट की बात कर रहे हो, पूरा वेव फ्रंट कितना एंगल बना रहा है, ये आपके पास आई है और यहाँ पर सिर्फ एक रे बना रही है आई, सभी का लेना है आपको जितने भी रेज है, तो ये एंगल होगा आई। क्लियर, इसे नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी। लेट अस एक्सप्लेन। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन को भी इससे एक्सप्लेन किया गया था। रिफ्रैक्शन में क्या होता था, दो मीडियम चाहिए, तो उसके लिए आप अब देखो क्या ये वहाँ पर भी प्रूव होता है सही, तो उसके लिए आप ये क्या लोगे, एक मीडियम इंटरफेस। आपने मान लिया इंटरफेस है, फिर से एम डैश या एक्स वाई ले लो, जनरली आप एक्स वाई लेते हो तो कंफ्यूज ना हो। एक्स वाई एक इंटरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट करता हुआ, ऊपर आपने ले लिया एयर है, ये क्या है, डेंसर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 हो जाएगा, इसका डेंसर का आपने मान लिया म्यू है, म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू है, म्यू 1 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो अब आपने यहाँ पर फिर से रेज को इंसिडेंट किया, फिर से आपको क्या लेना है, एक वेव फ्रंट लेना है, इसलिए मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 1 हो गई रे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो वेव फ्रंट है इसका नाम अगर मैं ए भी रखती हूँ तो सिमिलरली मुझे क्या करना होगा, ये थोड़ी सी देर के बाद डिस्टेंस के बाद कितना डिस्टेंस होगा इसका, ए डैश पे टच कर रहा होगा, तो आपके पास अब के बाद डिस्टेंस ए डैश बी कितना हो गया होगा, C1 इंटू टी, क्योंकि एयर में स्पीड आपके पास अलग होगी, वो C1 इंटू टी होगी, इस मीडियम में C2 इंटू टी लोगे आप। ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगी अब आपके पास। ये वाला फिर मीट करेगा, ये डी डैश पे मीट करेगा। सो अब आपके पास जो है फाइनली इतने ही डिस्टेंस में जब मैं इसको आर्क मान लूँ, आर्क मान के जब मैं रेडियस ड्रॉ करूंगी तो देखो कुछ इस तरह का सर्कल आएगा ऐसा, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि इतने ही डिस्टेंस में ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ, तो आपको एक नया वेव फ्रंट कुछ इस तरह का मिल जाएगा। राइट, जो पॉइंट पहले टच किया होगा वही इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना जितना इसको टच करने के लिए चाहिए होगा, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया आपके पास ए डैश बी डैश। क्लियर, अब ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ये एंगल फिर से 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा, एंगल आई, ये एंगल क्या होगा, एंगल आर। आया समझ, इसको अब दोबारा से आप रेस को निकाल सकते हो। यहाँ पर ये रे हो जाएगी 1 डैश, ये हो जाएगी 2 डैश, ये हो जाएगी 3 डैश। क्लियर, ठीक है, सो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो कैसे करोगे, इसको लिखे पहले। कंसिडर a wave front AB इंसिडेंट ऑन अ इंटरफेस। अब की बार आपने इंटरफेस पे डाला, इंटरफेस बता रखा है मैंने,
इंटरफेस एक्स वाई क्या होता है, जो दो मीडियम को सेपरेट करे। इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स एयर एंड डेंसर मीडियम, रेयरर मानो यहाँ पे, रेयरर एंड डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू 1 एंड μ2 इज इक्वल टू म्यू। एक का आपने 1 मान लिया, दूसरे का आपने म्यू मान लिया, क्योंकि एक का 1 है तो दूसरे का μ1 μ2 लेने की जरूरत नहीं है, खाली म्यू हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, आफ्टर टाइम C1 इंटू टी बी रीचेज टू, बी कहाँ पहुंच जाएगा, ए डैश, डेट इज क्या पता लगा कितना डिस्टेंस है, ए डैश बी इज इक्वल टू C1 इंटू टी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी गेट कंप्लीट वेव फ्रंट ए डैश बी डैश विद डिस्टेंस कौन सा होगा आपकी बार, ए बी डैश, ए बी डैश एज C2 इंटू टी। C2 क्यों लिया आपकी बार, ये डेंसर में डिस्टेंस है आपके पास, C2 इंटू टी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या किया है मैंने, कंसिडर अ वेव फ्रंट आपने लिया है ए बी, जो कि आपके पास इंसिडेंट किया है आपने एक इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस क्या है, जो एयर और जो है आपके पास डेंसर कोई भी मीडियम है, वाटर ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, उसको सेपरेट कर रहा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 1 लिया है, डेंसर का आपने म्यू लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो डिस्टेंस कितना होगा, C इंटू टी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड आपने C1 मानी है, इसमें स्पीड आपने C2 मानी है, तो आपके पास C1 इंटू टी हो जाएगा और ये C2 इंटू टी हो जाएगा डिस्टेंस डेंसर मीडियम में। अब आपको स्नेल्स लॉ निकालना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में तो स्नेल्स लॉ आता है, उसको प्रूव करने के लिए आप इसमें साइन आई लगाओ और साइन आर लगाओ। देखो क्या आपके पास सेम आ रहा है, यहां तक नोट हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं। देन साइन आई, साइन आई बताओ मुझे इस ट्राइंगल में लगेगा, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डैश बी में क्या होता है साइन आई, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी बाय बेस कितना है आपके पास, ए डैश साइन आई, ए डैश बी कितना बताया था मैंने, C1 इंटू टी यूजिंग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय ए डैश, एंड साइन आर निकालो। साइन आर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हो, ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ए बी डैश, बेस कितना है, ए डैश, तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी थी, C2 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो, आपस में इनको डिवाइड कर दो, साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि आपके पास स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, तो डिवाइड करें, इसको मान लो इक्वेशन 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, डिवाइड इक्वेशन 3/4 करो डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, राइट हैंड को राइट हैंड से, C1 इंटू टी बाई ए डैश डिवाइडेड बाय C2 इंटू टी ए डैश, ये से कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा C1 बाई C2। अब मुझे ये बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आ गया आपके पास म्यू। यहाँ से ये कह सकते हो, दिस इम्प्लाइज साइन आई बाय साइन आर is equal to mu. So this proves refraction of light and we can use Huygens principle further. देखो क्या किया है मैंने, ये डिस्टेंस मैंने बता दिया था आपको, C1 इंटू टी है, C2 इंटू टी है। अब आप क्या करो, साइन आई लगाओ इस ट्राइंगल में, सिंपल परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी, बेस क्या है, ए डैश, साइन आई आ गया, ए बी डैश मैंने जो है वैल्यू पुट की है ए डैश बी की इक्वेशन नंबर 1 से, साइन आर निकालो इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश, ए बी डैश, और बेस क्या होगा, ए डैश, ये आपने रखा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, C2 इंटू टी डिवाइडेड बाय ए डैश, दोनों को डिवाइड करो, क्योंकि स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर होता है।
आपने देखा ये कट गया है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, टी से टी कट गया, C1/C2 बचा। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई में मीडियम 2। यहाँ पर लिख भी सकते हो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, सो दिस प्रूव्स द स्नेल्स लॉ। अब इसके बाद लास्ट में लाइन लिखो, दिस प्रूव्स द स्नेल्स लॉ। मैं लिखवाई देती हूँ, this proves the Snell's law, that is refraction law, hence Huygens principle can be used further. So this was all about Huygens principle. If you like the video, then please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Meet you in the next class with a new topic. First one, interference. Thank you.